Hello everyone, this is Dheeraj Suri. I have been teaching subjects like mathematical methods, statistical methods, and economics for students of BA Economics Honors here at Prime Academy since 1996. So today I'm recording this class for all those students who are in BA Economics Honors Semester 2. As you know, the university has launched a new syllabus UGCF and a new paper has been added in Semester 2 syllabus, which is Intermediate Statistics for Economics. So I'm recording this class to give you a brief introduction about the syllabus of this subject, about what we are offering in our coaching, what books we have to refer, what all material is required to master this subject. Okay, so let's begin. See, first of all, let us consider what we are offering. First of all, I will give you a brief introduction, what we offer, what are the books we have to study, what is the syllabus, and lastly I will discuss what is the exam pattern. Once we are thorough with the syllabus and everything, then I will discuss the exam pattern. See, basically what we are offering is, to our students, we offer recorded video lectures. We have recorded the entire syllabus as per the new syllabus, and you will get the video classes for all the concepts, for practice questions, for past year papers, for reading solutions, right? Apart from that, you will get PDF notes. We will provide you PDF notes through our website. Our website is, you can see it's written over here, www.primeacademy.in. You'll get video lectures plus PDF notes, plus apart from that, we create the account of our students on the website so that they can get the access of online discussion forum. They can discuss the queries with themselves. They can discuss the queries with me. So जो भी queries बच्चों की होंगी, अगर एक बच्चा query पूछता है, सब बच्चों के पास उसका एक notification टाइप जाता है और सबको मालूम चलता है क्या query है, वो डिस्कस कर सकते हैं. ऑनलाइन डिस्कशन के अलावा हम लोग लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं जूम के थ्रू, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल मीट वगैरह. हम लोग लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जब वीडियो से पढ़ते हैं, जो आपके डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हम डिस्कस करते हैं आपके साथ. प्लस हम आपको प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव. एमसीक्यू टेस्ट जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप अपने कंसेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, या अभी आपकी कुछ ग्रे एरियाज़ हैं नॉलेज में, जो ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको अभी पूरी तरह से, जहाँ पे आपको कुछ और वर्क करने की ज़रूरत है. और सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम सब्जेक्टिव होना, इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मेल करते हैं और मेल पे आपको क्वेश्चन पेपर भेजते हैं. आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके अपना सॉल्यूशन की फ़ोटो खींच के हमको मेल करेंगे. हम उस सॉल्यूशन को, मैं पर्सनली टेस्ट उसको चेक करूंगा, अपने रिमार्क्स लिखूंगा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. वो फिर हम लोग फ़ोटो खींच के आपको वापस मेल कर देते हैं और उसको लाइव सेशन में डिस्कस भी कर लेते हैं. जो स्टूडेंट्स आते हैं कि ये आपने टेस्ट दिया था, इसमें ये आपने जो आंसर लिखे थे, इसमें इस तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आपका आंसर बहुत ही बढ़िया था. ठीक है. इसके अलावा जो मैं बता चुका हूँ आपको, हमारे वीडियोस में जो रीडिंग्स हैं उनके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे बैक क्वेश्चंस के. और वैसे तो सब्जेक्ट ये नया है, लेकिन जो सिलेबस है पहले कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रहा है, क्योंकि स्टैट्स इको ऑनर्स में रही है. कभी सेमेस्टर 1 में रहती है, 2 में, 3 में, अलग जगहों पे रही है, कई जगह अलग अलग ईयर्स में. तो सिलेबस में बस चेंजेस इतने हुए हैं कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स को जो पहले 3 में थे 2 में कर दिया, कुछ को 1 में कर दिया. यही मूवमेंट्स हैं सिर्फ. अदरवाइज ये टॉपिक्स पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अब आप भी पढ़ रहे हैं. तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं. क्यों अवेलेबल है? क्योंकि ये टॉपिक्स पहले भी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड थे. तो उन क्वेश्चंस को हमने अपने मटेरियल में ऐड किया हुआ. आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको उसका एक फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मिल जाता है. अगर आप देखना चाहें किस तरह का पीडीएफ आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा वेबसाइट पे जाके, सब्जेक्ट पेज पे. ठीक है. अच्छा जी, अब हमको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है? बहुत सारी बुक्स है हमको पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स का यहाँ पर, किसी से कोई टॉपिक, किसी से कोई टॉपिक. तो आपको रीडिंग्स परचेज करनी होती हैं जो आप खरीदते हैं. जैसे क्रिस्टल जेरोक्स है एसआरसीसी कॉलेज में, तो वहाँ से आप खरीदते हैं, या फिर डी स्कूल से खरीदते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक आपको, जो पहली बुक आपको पढ़नी है वो है जेएल डेवोर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स. नाम से मत घबराइए. बच्चे बोलते हैं सर हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने आए थे, हमको इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहे, वो कंसेप्चुअल के लिए, कंसेप्ट के लिए बुक बहुत अच्छी है, इसलिए वो बुक आपको पढ़ा रहे हैं. इसके अलावा दूसरी बुक आपको पढ़नी है हॉक टैनिस जिमरमैन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. इसका भी काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन पढ़ना है. और ये बुक हमको इसलिए पढ़नी है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं.
रेलेवेंट क्वेश्चन है जो हमको काम आएंगे एग्जाम के अंदर, तो इस बुक को हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे मेनली। इसके अलावा कुछ जगहों पे हमको बुक यूज़ करनी है लार्सन एंड मार्क्स। लार्सन एंड मार्क्स की बुक है, उसके कुछ सेक्शंस हैं जो पढ़ने हैं हमारे को, बहुत कम जगहों पर है लेकिन उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा एक बुक और है एंडरसन, वो भी 1-2 जगह पे है सिर्फ, बहुत ज़्यादा जगह पे ये भी नहीं है। इसके अलावा एक बुक है हमारे पास जेन कमेंटा, उसके एक ही सेक्शन पढ़ना है शायद हमारे को। ये आगे आपके पास सेमेस्टर 4 में जाके इकोनोमेट्रिक्स आएगा, वहाँ पे जेन कमेंटा फिर से आएगी। फिलहाल 1-2 टॉपिक्स यहाँ से पढ़ने हैं हमको। और एक बुक है जॉन राइस की, उसका भी शायद एक ही सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे सिलेबस में जो हमको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा कुछ रेफरेंस के लिए बुक्स उन्होंने और दी हैं, ठीक है, मगर मेनली ये बुक्स हैं जो हमको स्टडी करनी है। आप चाहें तो बुक्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो फोटोस्टेट शॉप से रीडिंग्स ले सकते हैं। इनमें से कुछ बुक्स के PDF गूगल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबके तो नहीं है, कुछ के अवेलेबल हैं, ठीक है। अब अपने मेन पार्ट पे आते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमारे को। देखिए, हमारे पास स्टैट्स के सिलेबस में 4 मेन यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में हमको पढ़ना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, दूसरी यूनिट में पढ़ना है हमारे को एस्टिमेशन, थर्ड यूनिट इज अबाउट इन्फ्रेंस एंड फोर्थ यूनिट इज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये थर्ड और फोर्थ बेसिकली एक ही टॉपिक है, उन्होंने उसको 2 यूनिट में बांट दिया, टॉपिक एक ही है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही चल रहा है, थर्ड में भी फोर्थ में भी 2 अलग यूनिट्स बना दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले यूनिट की बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, वह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। देखिए, हम लोग इस बात को समझते हैं कि एक है पॉपुलेशन और एक है सैंपल। तो जो सैंपल से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, जो पॉपुलेशन पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, उनको बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। जैसे पॉपुलेशन मीन है, आप मीन जानना चाहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन डेटा बहुत लार्ज है, बियॉन्ड कंट्रोल है, तो हम सैंपल डेटा लेके मीन निकाल लेते हैं। तो सैंपल मीन क्या है, स्टैटिस्टिक है। पॉपुलेशन मीन क्या है, पैरामीटर है। तो जो सैंपल स्टैटिस्टिक हम निकालते हैं, चाहे मीन निकालें, वेरिएंस निकालें, कोरिलेशन निकालें, रिग्रेशन निकालें, जितने भी सैंपल स्टैटिस्टिक हैं, इन सबके डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे बनते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने यहाँ पे सीखेंगे, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। उन डिस्ट्रीब्यूशंस के हम मीन कैसे निकालते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशंस के हम स्टैंडर्ड एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो यहाँ पे हमको फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आसान लगेगा। दूसरी बात पढ़नी है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। जैसे वो जो फर्स्ट टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो जनरल था, अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड टॉपिक में पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। अगर मुझे सैम्पल x बार मैंने निकाला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सैम्पल मीन का मीन क्या है, सैम्पल मीन का मीन, सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या है, कैसे कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर क्या है, कैसे कंप्यूट करते हैं, सब पढ़ना। और मैंने लिखा है कौन सा सेक्शन कहाँ कहाँ से पढ़ना है, मैंने वहाँ पे लिख दिया स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है। ओके जी, इसके बाद आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये आप इसको जो बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़े थे मेरे पास, उनको मैंने वहाँ भी इसको पढ़ा दिया था, यहाँ दोबारा से पढ़ेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम टॉपिक वही है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम टॉपिक वही जो आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ाया था, सेम टॉपिक है, ठीक है। इसको 2 बुक से पढ़ना है हमारे को, डेवोर्ड से और हॉग से। टॉप कंसेप्ट वही है, मैंने जैसे बताया हॉग को हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए हॉग को यूज़ करेंगे, राइट। इसके अलावा हमको टॉपिक पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे मैं कह दूं y इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 सो ऑन, तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन का मीन क्या होगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का वेरिएंस क्या होगा, वो टॉपिक्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। और एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर है, वो है अदर सैम्पलिंग मेथड। ये थ्योरी टॉपिक है कि सैम्पलिंग किस तरह की होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, तो थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। इसमें सिर्फ याद ही करना है। बाकी जो फर्स्ट 4 टॉपिक्स हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट में जब एग्जाम पैटर्न पे जाएंगे तो दिखाऊंगा इसमें से क्वेश्चन, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट इतनी सी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकंड यूनिट के ऊपर, जो कि है एस्टिमेशन। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको एस्टिमेशन समझाने के लिए, बाकी डिटेल तो क्लास में पढ़ेंगे ही। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया कितने रन बनाएगी, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि इंडिया का स्कोर क्या होगा। क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का स्कोर क्या होगा, वनडे मैच है। एक स्टूडेंट को एक बच्चा बोल सकता है कि सर आज ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आज इंडिया 300 रन बनाएगी, ठीक है। दूसरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, बोलते हैं सर इंडिया ना 250 से 350 के बीच में रन बनाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 आंसर्स अलग आए हैं। एक आंसर क्या कह रहा है, एक आंसर एक पॉइंट एस्टिमेट दे रहा है, हम एक पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे में हम इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे हैं।
देखिए एक्चुअली में इंडिया कितने रन बनाएगी वो मैच के बाद पता चलेगा, पहले हमको नहीं पता, हमको एक अंदाज़ा लगाना है। हम एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ है, यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या ऐसे समझ लीजिए अगर पॉपुलेशन डेटा हमारे को नहीं पता तो सैंपल में हम उसका एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। दो तरह से हम एस्टिमेट्स कर सकते हैं। एक हम किसी एक सिंगल पॉइंटर पे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। एक हम किसी इंटरवल को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो दोनों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेट की। जैसे अगर आपको पॉपुलेशन मीन मालूम करना है तो उसका पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, सैंपल मीन। अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम करना है उसका पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, सैंपल वेरिएंस। इस तरह से अलग अलग पॉपुलेशन पैरामीटर्स के डिफरेंट सैंपल स्टैटिस्टिक है, उनको बोलते हैं कि हम पॉइंट एस्टिमेट। ये पॉइंट एस्टिमेट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ मोमेंट्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। एक तीसरा मेथड और है, वो आगे आप जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, वो रिग्रेशन में काम आएगा। फिलहाल दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक तो पढ़ने वाले हैं कौन सा, मेथड ऑफ मोमेंट्स, और दूसरा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। इन दोनों का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, टॉपिक पहले भी था एग्जाम में मगर चॉइस में आता था। मेथड ऑफ मोमेंट्स और एमएलई का क्वेश्चन चॉइस में आता था, ठीक है, कि आप तो या तो ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, दोनों में से कोई एक कर दीजिए। लेकिन अभी क्योंकि स्कोप बढ़ गया है तो दोनों का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी दोनों का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो फर्स्ट पार्ट में उसने दे दिया मेथड ऑफ मोमेंट्स का, सेकंड पार्ट 5 मार्क्स दे दिया उसने एमएलई का, ठीक है। या किसी एक क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में मेथड ऑफ मोमेंट्स, सेकंड पार्ट में एमएलई। दोनों इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं, दोनों को आपको सीखना होगा और बहुत मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी खास मुश्किल आपको सीखने में नहीं आएगी। मेथड्स आसान है, ईजिली समझ में आ जाएंगे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे आपको इसके, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर्स। ये जो हम पॉइंट एस्टिमेटर्स फाइंड करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लीनियर हैं, अनबायस्ड हैं, ठीक है, एफिशिएंट हैं। तो अभी इनके मतलब आप नहीं जानते हैं, जब क्लास में पढ़ेंगे तो आप समझाएंगे कि अनबायस्डनेस का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ये सब बातें वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम अब, जैसे मैंने कहा पहला टॉपिक क्या था हमारे पास, पॉइंट एस्टिमेट। अब हम पॉइंट एस्टिमेट लेना थोड़ा रिस्की होता है, अब हम क्या करते हैं, इंटरवल एस्टिमेट ले लेते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, इसमें भी रिस्क है। जैसे एक बच्चे ने बोला 250 से 350, दूसरा बोलता है नहीं सर 290 से 310। अब 290 से 310 वाले ने ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया है, उसके गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 250 से 350 वाले ने कम रिस्क लिया है। मगर ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, आप ये बात भी देखिए कि जिसने 290 से 310 बोला है वो सही होने पर, मान लीजिए 305 मार्क्स रन इंडिया ने बनाए, तो 290 से 310 वाले की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है स्टेटमेंट की, 250 से 350 वाले की इंपॉर्टेंस कम। ऐसे कोई बोल दे 0 से लेकर 1000 बनाएगी तो वो तो गलत होगा भी नहीं, 1000 के ऊपर तो बन नहीं सकते, 0 से कम बन नहीं सकते, तो वो तो वैसे भी गलत नहीं होगा। मगर उसके स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप हंसेंगे उसकी स्टेटमेंट सुनने के बाद। तो यहाँ पर भी जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, उसको रिस्क को कैसे डिसाइड करना है, इंटरवल कैसे फाइंड आउट करना है। इंटरवल भी मीन का निकालना होगा, प्रोपोर्शन का निकालना होगा, लार्ज सैंपल क्या होता है, स्मॉल सैंपल क्या होता है, अलग बातें ये भी आएंगी। लार्ज सैंपल का इंटरवल निकालने का रास्ता अलग है, स्मॉल सैंपल का इंटरवल निकालने का रास्ता अलग है, मीन का इंटरवल, प्रोपोर्शन का इंटरवल, वेरिएंस का इंटरवल, तो ये सब आप सीखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने बताया लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन, और फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी हम यूज़ करते हैं स्मॉल सैंपल्स के लिए, ठीक है, स्मॉल सैंपल। फिर टी की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद स्मॉल सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। कौन कौन सी बुक से पढ़ना है मैंने लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस कैसे निकालना है, ये भी हमको यहाँ पे पढ़ना होगा, राइट। क्लियर है जी बात। एक दो टॉपिक और हैं, एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। जैसे दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं और बॉम्बे में जो रहते हैं, उनके अगर आप मार्क्स का डिफरेंस निकालना चाहते हैं ऑन एन एवरेज, कि दिल्ली वालों के मार्क्स बॉम्बे वालों से ज़्यादा हैं या बॉम्बे वालों के मार्क्स दिल्ली वालों से ज़्यादा हैं, उनका डिफरेंस आप चेक करना चाहते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है। दो को ही पढ़ेंगे, वैसे तो ऐसे देखा जाए तो 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, मगर आप 2 को ही पढ़ेंगे कि 2 का डिफरेंस कैसे निकालना है। फिर सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल पता है
और आपको ये कहा जाए कि आप सैम्पल साइज़ बताइए कितना होना चाहिए, आइडियल सैम्पल साइज़ या मिनिमम सैम्पल साइज़ या मैक्सिमम सैम्पल साइज़, अलग अलग तरह से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, यहाँ पर एटलीस्ट और एटमोस्ट पे बच्चे उलझ जाते हैं। उसने एटलीस्ट बोला या एटमोस्ट बोला, इस पे बच्चे जो है उलझ जाते हैं और वो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन, इसको ध्यान से सीखना होगा हमको। तो ये हमारा सिलेबस हो गया किसका, यूनिट 2 का। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा, यूनिट 3 और यूनिट 4 बेसिकली एक ही टॉपिक है। यहाँ पे उन्होंने 2 अलग टॉपिक्स कर दिए मगर है वो एक ही टॉपिक। यहाँ पे हमको पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है, एक अजम्पशन है जिसको हम टेस्ट करते हैं कि ये ट्रू है या ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हमको चेक करना होता है कि ये स्टेटमेंट जो हम मान के चल रहे हैं वो सच है या सच नहीं। जैसे एक बात समझते हैं, एक आपके पास कार है, आप उसके लिए टायर खरीदने गए और जो टायर सेलर है वो आपको कह रहा है कि हमारा जो टायर है वो 3 साल चलेगा। ठीक है, हमारा टायर कितना चलेगा? 3 साल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको वो कहना ये चाहता है कि उसका टायर, उसने ये कहा था कि हमारा टायर 3 साल चलेगा, मगर इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाहता है उसका टायर कम से कम 3 साल चलेगा। इसका मतलब यही है ना। ठीक है, तो अगर उसका टायर 3 साल से ज़्यादा चलेगा तो मैं उसको शिकायत करने नहीं जाऊँगा कि भाई ऐसा कैसा टायर दे दिया आपने जो ख़राब ही नहीं होता है। लेकिन अगर 3 साल से कम चलेगा तो मैं शिकायत करने जाऊँगा। आपने 3 साल की वारंटी दी थी कि 3 साल चलेगा, ये तो 1 या 2 साल में ही ख़राब हो गया। ठीक है, तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे पास सिचुएशंस होंगी, हमें सैम्पल डेटा से टेस्ट करना होगा कि वो सच है या नहीं। जैसे वो आदमी कह तो रहा है मेरा टायर 3 साल चलेगा, हम उसका पास्ट डेटा उठाएंगे और देखेंगे जो टायर इसने पास्ट में सेल किए हैं वो कितना चले हैं। उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट है कि इसका ये टायर 3 साल चलेगा, ये सच है या सच नहीं है। ठीक है, इसका बड़ा थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है मगर एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस समझ जाने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। राइट, तो यूनिट 3 में हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या पर्पस है, उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजरल पार्ट पे थोड़ा सा हम फोकस करने वाले हैं यूनिट 3 के अंदर। और जो उसकी एप्लीकेशन है मीन के लिए, वेरिएंस के लिए, प्रोपोर्शंस के लिए, वो यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक वही है, 3 और 4 टॉपिक सेम ही है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले, जैसे मैंने बताया, हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, एक टेस्ट है जनरलाइज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, और फिर डिसीजन रूल, कैसे हमें हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना है, उसका क्या डिसीजन रूल है। और यहाँ पे एक अगर हमारे पास बाइनोमियल डेटा है तो उसको कैसे टेस्ट करना है। और हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसमें 2 तरह की एरर्स हो सकती हैं, एक टाइप 1 एरर और एक टाइप 2 एरर। देखिए, या तो ऐसा हो रहा होगा कि हम एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, जो सच बात थी, डेटा गलत मिल गया और सच बात को हमने रिजेक्ट कर दिया। वो आदमी सही कह रहा था, उसका टायर 3 साल चलता है, मगर हमको जो डेटा मिला वो थोड़ा सा डेटा ठीक नहीं था, या कुछ ऐसे लोग ही मिले हमको जिनका टायर 3 साल से कम चला था। अगर आप पूरा डेटा लेते तो आप ये फाइंड आउट करते हैं उसका टायर 3 साल से ज़्यादा चलता है। देखिए क्या होता है, 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं मिलेगी आपको। ऐसा होगा कि जो भी आप डेटा टेस्ट करेंगे उसमें आपके पास 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। बस आप ये जानना चाहते हैं मोर देन 95% है या मोर देन 97% है या मोर देन 98% है या मोर देन 99% है। वो जो रिसर्चर है उसकी अपनी प्रेफरेंस है कि वो कितने परसेंट के ऊपर जाना चाहता है। राइट, तो अब अगर आपको जो डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जो सही था उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने एक एरर कर दी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्टेटमेंट गलत था, वो सही नहीं कह रहा था, वो ओवर स्टेट कर रहा था 3 साल, उसका तो टायर 1 साल में खराब हो जाता है। लेकिन आपको डेटा ऐसा मिला बाई चांस जिनके टायर ज़्यादा चले थे, क्योंकि गाड़ी चलाते ही नहीं थे, तो आपको डेटा ऐसा मिला जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, तो भी आपने एरर कर दिया। तो 2 तरह की एरर्स हो सकती हैं। एक पहली एरर कौन सी, जहां पे हम एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, दूसरी जहां पे हम फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो यही टाइप 1 टाइप 2 एरर है। क्या होती हैं, इनको कैसे कंप्यूट करते हैं। टाइप 1 निकालना रिलेटिवली आसान है, टाइप 2 निकालने के लिए लास्ट दिन तक, एग्जाम वाले दिन तक बच्चे मैसेज करते रहते हैं, सर टाइप 2 एक बार दोबारा सीखना चाहते हैं, टाइप 2 एक बार दोबारा सीखना चाहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप टाइप 2 एरर को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम वाले डेज तक बच्चे पूछते रहते हैं। ठीक है, वो बच्चे पूछते रहते हैं जो पहले नहीं पढ़े होते, या वो बच्चे पूछते हैं जो पढ़ के एक बार छोड़ देते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते।
ये टॉपिक टाइप टू एरर आपकी डेडिकेशन, थोड़ा सा आपसे डेडिकेशन की डिमांड करता है, आपको इसको बार बार रिविजिट करना होगा सीखने के बाद, वरना मिस हो जाएगा दिमाग से। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, टाइप टू एरर का टॉपिक ऐसा है जो एंड तक बच्चों को परेशान करता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 जो है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा हमने प्रोसीजरल पार्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पे आते हैं। अब हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन फॉर लार्ज सैंपल्स। अगर लार्ज सैंपल है तो उसके मीन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है, अगर लार्ज सैंपल है तो उसके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है, पी वैल्यूज कैसे कंप्यूट करते हैं, ये हमने प्रोसीजर में भी डिस्कस करा है। जो टाइप 1 टाइप 2 वहाँ पे भी पी वैल्यू डिस्कस किया है, यहाँ दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, 2 जगह पे डिस्कशन है इसका। अभी बोलूंगा तो समझ जाएगा पी वैल्यू क्या होती है, जब आप पढ़ लेंगे तब समझ आएगा पी वैल्यू किसको बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पी वैल्यू, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स फॉर लार्ज सैंपल्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, दिल्ली के स्टूडेंट्स और बॉम्बे के स्टूडेंट्स, वहाँ पे बनाया था कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि ऑन एन एवरेज दिल्ली के स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं बात सच है या नहीं, या ये कह दिया जाए कि ऑन एन एवरेज बॉम्बे के स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं बात सच है या नहीं, कोई भी एक स्टेटमेंट दिया होगा। ये कह दिया जाए ऑन एन एवरेज दिल्ली बॉम्बे के स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल होते हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं बात सच है कि नहीं, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 सैंपल्स हैं और उनके मीन्स को हमें टेस्ट करना है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पढ़ने वाले, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रोसेस है, एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को आती है हाइपोथेसिस सेट करने में, वो जब आप पढ़ेंगे तो समझाऊंगा आपको। सबसे मुश्किल आती है हाइपोथेसिस सेट करने में, उसके बाकी सारा काम तो क्या है, मैकेनिकल है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, 1 बाय 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। बस जो पहला स्टेप है जहाँ पे हाइपोथेसिस सेट करना होता है, वही ट्रिकी पार्ट है, सबसे ट्रिकी पार्ट वही है, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैट्समैन है ना, वही बड़ा क्रूशियल है, वो अगर आपने ठीक से निकाल दिया तो हो गया, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है उसके बाद। इसके अलावा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम स्मॉल सैंपल्स के लिए, अगर 2 स्मॉल सैंपल्स हैं उनके मीन्स का डिफरेंस कैसे टेस्ट करते हैं। इसके अलावा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, अगर 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस उनके डिफरेंस को कैसे स्टडी करना है। और लास्टली पढ़ना है हमको, अगर पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं 2 सैंपल्स के, तो उनके वेरिएंसेस के डिफरेंस को कैसे स्टडी करना है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये हमारा पूरा सिलेबस है, राइट। इसके अंदर देखिए, आप, मैंने आपको बताता हूँ, फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ कि वो जो हमने सबसे पहले बात की फर्स्ट यूनिट के अंदर, जहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, वहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ध्यान से आपको पढ़ना होगा। सेकेंड यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको जो मेथड ऑफ मोमेंट्स और एमएलई है उसको ध्यान से पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट के अंदर मैंने बताया आपको कि आपको एक तो हाइपोथेसिस सेट करना आना चाहिए, और जो टाइप 2 एरर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बाकी सारा काम तो प्रोसीजरल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 3 और 4 एक ही टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो उन्होंने अलग यूनिट में डाल दिया, टॉपिक एक ही चल रहा है, ठीक है। सिलेबस हो गया डिस्कस। अब हमको ये समझना है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जब एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 90 मार्क्स का है आपका। अब उसके अंदर ब्रेकअप क्या है, हमारे पास एग्जाम में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 जो है वो यूनिट 1 पे बेस्ड होगा, 20 मार्क्स का सेक्शन 1 बताया इन्होंने। अब इसमें आपके सामने 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स से, कोई 2 करने होंगे, 2 आउट ऑफ 3। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक क्वेश्चन सिंगल होगा 10 मार्क्स का, हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के कितने पार्ट्स होंगे, किसी के 2, किसी के 3, एक आध पार्ट थ्योरी का, 2 पार्ट न्यूमेरिकल के। तो आपको उनमें से, उन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी ऑल इन ऑल आपके पास 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके पास कम से कम इसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट जरूर होने वाले हैं। एक सिंगल क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, इसका चांस बहुत ही कम है, ठीक है। इसी तरह से अब यूनिट 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 जो यूनिट 2 पे बेस्ड है, ये 30 मार्क्स का है, और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई 3 करने होंगे। प्रोसेस सेम है, 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को बोलेगा वो, और इसमें भी हर क्वेश्चन के अंदर किसी में 2 पार्ट्स, किसी में 3 पार्ट जरूर होंगे। तो ऑल इन ऑल आपको यहाँ पर 9 से लेकर, और क्योंकि 3 क्वेश्चन करने ना आपको, 6 to 9 आपको जरूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और तीसरा जो है वो है सेक्शन 3, जो यूनिट 3 और 4 पे बेस्ड है, जिसमें स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ यूनिट 3 और यूनिट 4 एक ही टॉपिक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसी के ऊपर दोनों यूनिट्स हैं। उसी पे सेक्शन नंबर 3 है जो हाईएस्ट वेटेज रखता है 40 मार्क्स की, और इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स से, आपको 4 करने होंगे,
ठीक है, 5 में से कोई 4। और यहाँ भी वही होगा कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 पार्ट्स होंगे, कोई सिंगल क्वेश्चन 10 नंबर का नहीं होने वाला है। किसी के 2 पार्ट्स होंगे, किसी के 3 पार्ट्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरी, और एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते होंगे, मतलब उनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होंगे। तो ऑल इन ऑल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, अगर मैं टोटल भी काउंट कर लूँ तो 2 आपको करने हैं यूनिट 1 में, 3 करने हैं यूनिट 2 में, और 4 करने हैं यूनिट 3 में। तो 9 क्वेश्चंस करने हैं आपको, हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होंगे। तो 18 से 27 टोटल क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम में, क्या कह रहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी इनमें से कोई एक करो। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया हम कंपलसरी कुछ नहीं करेंगे, सब के सब क्वेश्चन में आपके सामने सब सेक्शंस में इंटरनल चॉइस है। जैसे सेक्शन 1 में डू 2 आउट ऑफ 3, सेक्शन 2 में डू 3 आउट ऑफ 4, और सेक्शन 3 में डू 4 आउट ऑफ 5। इंटरनल चॉइस है, कंपलसरी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल पूरा सिलेबस है आपके सामने और एग्ज़ाम पैटर्न है। आप में से किसी को कोई भी अगर कोई बात समझ नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, किसी कंटेंट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। और जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी व्हाट्सएप करके या वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को विंडोज़ डिवाइस पे, एंड्रॉयड डिवाइस पे, iOS डिवाइस पे, मैकबुक पे, सब पे देख सकते हैं। राइट, चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। कोई बात आप जानना चाहें तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।